हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वर्णमाला के बारे में। ये वर्णमाला का पार्ट 1 है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। साथियों, वर्णमाला का नाम आप सबने सुना होगा। वर्णमाला वर्णों का एक समूह है जिसमें सभी वर्णों को हम समूह में रखते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह ध्वनि है। इस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं और वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है वह वर्णमाला कहलाता है। साथियों, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। वर्णमाला को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन 2 प्रकार की कैटेगरी होती हैं। कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं। आइए बात करते हैं सर्वप्रथम स्वर के बारे में। स्वर क्या है? वे शब्द जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर देना है कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। लेकिन परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। 13 कब हो जाती है? जब इनमें हम 2 शब्द अयोगवह अंग और अह को शामिल कर लेते हैं, तब इनकी संख्या 13 हो जाती है। लेकिन मूल रूप से इनकी संख्या 11 ही होती है। आगे बात करते हैं कि हम स्वरों का विभाजन किस प्रकार होता है। स्वरों का विभाजन किस प्रकार होता है? स्वर 3 तरह से हम उनका उच्चारण कर सकते हैं। अर्थात पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में जानकारी लेते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। नंबर 1, ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों को बोलने में 1 मात्रा काल का समय लगता है, अर्थात जिनको बोलने में बहुत थोड़ा सा समय लगता है, वो स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे हम ए बोलेंगे, ई, ऊ, ए, तो इसमें हमें काफ़ी कम समय बोलने में लग रहा है, इसलिए ये ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। यह आपको ध्यान रखना है कि ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में 1 मात्रा से अधिक मात्रा काल का समय लगता है, वो स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, ई, ऊ, री, आई, ओ, औ। ये कुल मिलाकर 7 होते हैं। इनकी संख्या कुल मिलाकर 7 हो जाती है और 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, तो टोटल कुल मिलाकर 11 स्वर हो जाते हैं। प्लुत स्वर भी होते हैं जिनमें दीर्घ स्वरों से भी अधिक का समय लगता है। जैसे ओम, राम, ये इस तरह के इनका उच्चारण होता है। इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अब इन स्वरों का उच्चारण स्थान भी होता है। कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? ए, आ, एह। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से शब्द का उच्चारण किस स्थान से होता है। एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद तालु। तालु में ई और ई का उच्चारण होता है। ओष्ठ। आप अब अपने मुंह से बोलिए ऊ, तो आपके होठों का आकार आगे की तरफ आकार ले रहा है ऊ, तो ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या होता है? रिरी। उसके बाद कंठ और तालु, यानी जो हमारे कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम कंठ तालु कहते हैं। जैसे ए और आई। इसके बाद कंठ ओष्ठ। जो शब्द कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम कंठोष्ठ कहते हैं। जो कौन कौन से होते हैं? ओ और औ। आइए इसके बाद हम बात करते हैं व्यंजनों के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं व्यंजनों के बारे में। व्यंजन क्या हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, जिनमें
हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में, जिनके उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलती हुई किसी स्थान विशेष जैसे कंठ, तालु, दांत, ओठ से निकले तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में कई प्रकार की कैटेगरियाँ होती हैं, जैसे कै वर्ग। कै वर्ग को हम कंठ ध्वनि भी कह सकते हैं। कंठ जैसे कै, खे, गे, घे, अण। मैंने पहले आपको स्वरों में ही बताया था कि उनका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो कंठ ध्वनि से ए और आ जो स्वर होते हैं, बाकी कै वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं वह सब कंठ ध्वनि से बोले जाते हैं। इसके बाद चै वर्ग, जिसे हम कहते हैं तालु, यानी मुंह के भीतरी ऊपरी छत का जो पिछला वाला हिस्सा होता है वह तालु कहलाता है, जिसमें चै, छे, जय, झ, य और य, श, ई और ई, इनका उच्चारण स्थान भी तालु ही होता है। मूर्धन्य ध्वनि, यानी मुंह के भीतरी ऊपरी छत का जो अगला भाग होता है वह मूर्धन्य होता है। आप बोलकर देखिए आपकी जीभ कहाँ टकराएगी। ट, ठ, ड, ढ, अण, ये सब मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। उसके बाद दंत, त, थ, द, ध, न। आप जब इनका उच्चारण करेंगे तो आपके दांतों की आवाज़ निकलेगी, तो ये सब दंत वर्ण या दंत ध्वनि इनसे निकलती है। उसके बाद पै वर्ग, ओष्ठ, आपके होठ आपस में टकराएंगे, अर्थात इनको बोलने में होठों का इस्तेमाल होगा। पै, फै, बै, भै, मै, ये सब ओष्ठ वर्ण होते हैं। आप इन सबको क्रमबद्ध तरीके से कंठस्थ कर लें। ये सब ध्वनियाँ परीक्षा में महत्वपूर्ण दृष्टि से पूछी जाती हैं। किसी प्रश्न में तय वर्ग का तय ध्वनि को पूछ लेगा, दंत ध्वनि को पूछ लेगा, किसी में तालु ध्वनि को पूछ लेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद स्पर्श व्यंजन के बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, जिसमें य, रै, ल, व। इनकी संख्या होती है 4 और य, रै, ल, व चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इन व्यंजनों की संख्या भी 4 ही मानी गई है। श, श, स, ह, ये सब ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहने को तो नाम इसका वर्णमाला है, लेकिन नाम के विपरीत परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। कोई सा भी एग्ज़ाम आप उठाकर देख लीजिए, यूपीटीटी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, कोई भी आप एग्ज़ाम उठाकर देखेंगे तो वर्णमाला से आपको एक प्रश्न अवश्य ही दिखाई देगा। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। नमस्कार दोस्तों।